एक ऐसा आइलैंड जिसका 80% एरिया साल भर बर्फ की मोटी चादर से ढका हुआ रहता है, जहाँ पर ना तो खेतीबाड़ी हो सकती है और ना ही कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स यहाँ लगाई जा सकती हैं। पूरे आइलैंड की टोटल पॉपुलेशन भी महज 55,745 है। इस सुनसान और वीरान आइलैंड पर आज दुनिया की सभी सुपर पावर्स अपना हक जताने की कोशिश कर रही हैं। हम बात कर रहे हैं ग्रीनलैंड की, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड होने का गौरव प्राप्त है। सदियों से ये आइलैंड डेनमार्क का हिस्सा रहा है, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप इसे किसी भी कीमत पर खरीदना चाहते हैं। हालांकि ग्रीनलैंडर्स ने यह साफ कर दिया है कि उनका देश बिकाऊ नहीं है, लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर अमेरिका ये आइलैंड खरीदना ही क्यों चाहता है। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, बल्कि रूस और चीन भी यहाँ पर अपना वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। चीन तो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। यूरोपियन यूनियन और नाटो के लीडर्स भी बार बार ग्रीनलैंड का दौरा कर रहे हैं और डेनमार्क इस आइलैंड को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता। लेकिन सवाल अब यही है कि आखिर ग्रीनलैंड इतना खास क्यों है? ग्रीनलैंड पर सभी देशों की नजरें क्यों हैं? ग्रीनलैंड किंगडम ऑफ डेनमार्क का पार्ट कैसे बना और क्या सच में अमेरिका इस तरह से किसी देश को खरीद सकता है? इन सभी सवालों के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, अगर आप वर्ल्ड मैप देखेंगे तो पता चलता है कि जियोग्राफिकली तो ग्रीनलैंड नॉर्थ अमेरिका का ही पार्ट है, लेकिन प्रशासनिक तौर पर यह आइलैंड डेनमार्क किंगडम का पार्ट है। हालांकि डेनमार्क ने इसे एक ऑटोनोमस रीजन घोषित किया हुआ है, लेकिन विदेशी मामलों का अधिकार आज भी डेनमार्क के पास ही है। ग्रीनलैंड के एक ओर आर्कटिक ओशन है तो दूसरी ओर अटलांटिक ओशन है। बाकी दोनों ओर ग्रीनलैंड सी और लेब्राडोर सी है। साल भर यहाँ का तापमान ठंडा रहता है। सर्दियों में तापमान -30 डिग्री तक गिर जाता है। सिर्फ कुछ इलाकों में ही गर्मियों के दौरान बर्फ पिघलती है और उसी एरिया में पूरे आइलैंड की पॉपुलेशन रहती है। अब बात करते हैं कि आखिर ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा कैसे बना। दोस्तों, 2500 BC में पहली बार साइबेरिया से कुछ लोग माइग्रेट होकर ग्रीनलैंड आए थे। इसके बाद कई सालों तक अलग अलग एरिया और कल्चर के लोग यहाँ पर माइग्रेट होते रहे, लेकिन 1st सेंचुरी BC तक ये आइलैंड फिर से एक बार इनहैबिटेड हो गया। करीब 800 सालों के बाद यानी 7th से 8th सेंचुरी में यहाँ पर दोबारा से माइग्रेशन शुरू हुआ। 9th सेंचुरी में यूरोपियंस पहली बार ग्रीनलैंड पहुंचे। इससे पहले उन्हें इस आइलैंड के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। असल में नॉर्वे से कुछ लोग आइलैंड की ओर जा रहे थे और वो रास्ता भटकते हुए ग्रीनलैंड पहुंच गए। बाद में कुछ और यूरोपियंस ग्रीनलैंड की ओर रवाना हुए। इनमें एरिक द रेड का नाम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उन्होंने ही ग्रीनलैंड पर पहली बार यूरोपियन सेटलमेंट की शुरुआत की थी। इतना ही नहीं, ग्रीनलैंड को ये नाम भी एरिक नहीं दिया था। उनका मानना था कि ग्रीनलैंड नाम सुनकर ज्यादा से ज्यादा लोग इस आइलैंड की ओर अट्रैक्ट होंगे। अगर लोगों को पता चलेगा कि यहाँ सिर्फ बर्फ ही बर्फ है तो लोग यहाँ आना पसंद नहीं करेंगे। एरिक की बात सही साबित हुई और अगली कुछ सेंचुरीज तक बड़ी संख्या में लोगों ने ग्रीनलैंड का रुख किया। यूरोपियंस के साथ साथ कुछ नॉर्थ अमेरिकन भी यहाँ पर आए। इस तरह से देखा जाए तो ग्रीनलैंड का नॉर्थ अमेरिका और यूरोप दोनों से ही पुराना रिश्ता रहा है। 18th सेंचुरी में क्रिश्चियन मिशनरी हैंस एश ने अपने किंग यानी डेनमार्क और नॉर्वे के किंग से ग्रीनलैंड जाने की परमिशन मांगी। 40 लोग के साथ हंस ने अपनी यात्रा शुरू की। वो ग्रीनलैंड पहुंचे और नई कॉलोनी बसाई। उन्होंने ही नूक सिटी की नींव रखी, जिसे आज डेनमार्क की कैपिटल सिटी होने का दर्जा प्राप्त है। इसके बाद डेनिश लोगों ने ग्रीनलैंड के साथ ट्रेड करना शुरू कर दिया। अभी तक ग्रीनलैंड पर किसी भी देश का क्षेत्र अधिकार नहीं था। ये सिर्फ एक ग्रीनलैंड से ज्यादा कुछ नहीं था। लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद से यहाँ पर कहानी पलटती हुई दिखाई दी। 19th सेंचुरी में ब्रिटेन ने डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन पर अटैक कर दिया और डेनिश नेवी को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। यहाँ पर डेनमार्क ने बचने के लिए नेपोलियन आर्मी को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, लेकिन नेपोलियन इस वॉर में हार गया। इसके बाद किंगडम ऑफ डेनमार्क और नॉर्वे सेपरेट हो गए। नॉर्वे को स्वीडन के साथ यूनाइट कर दिया गया और ये देश ब्रिटेन किंगडम में आ गए। वहीं दूसरी ओर ग्रीनलैंड और आइसलैंड को किंगडम ऑफ डेनमार्क का पार्ट बना दिया गया। ग्रीनलैंड के डेनमार्क का पार्ट बनने से नॉर्वे खुश नहीं था। नॉर्वे का कहना था कि एरिक द रेड ने ग्रीनलैंड की नींव रखी थी, जो नॉर्वेनियन था। इसको लेकर नॉर्वे और डेनमार्क ने मिलकर 1933 में परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस में केस फाइल किया। केस में डेनमार्क की जीत हुई और नॉर्वे अब ग्रीनलैंड पर अपना हक नहीं जता सकता था। इसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ग्रीनलैंड मुद्दे को लेकर अमेरिका की एंट्री होती है। इस वॉर में डेनमार्क वैसे तो न्यूट्रल था, लेकिन उसे डर था कि कहीं हिटलर की नाजी आर्मी ग्रीनलैंड पर हमला ना कर दे। इस डर से डेनमार्क ने यूएसए के साथ 1941 में ग्रीनलैंड एग्रीमेंट साइन किया। इस एग्रीमेंट में यूएस को ग्रीनलैंड में अपने मिलिट्री बेस बनाने की परमिशन दे दी गई। साथ में अमेरिका ने यहाँ रडार एस्टेब्लिश किए और वेदर स्टेशन भी लगाए। इससे
अमेरिका जर्मनी, चीन और खास तौर पर सोवियत यूनियन की एक्टिविटी को ट्रेस कर रहा था। अब अमेरिका को लगने लगा कि ग्रीनलैंड स्ट्रेटेजिकली कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ से पूरे आर्कटिक रीजन में अपना वर्चस्व बनाया जा सकता है। अभी तक इस रीजन में अमेरिका की कोई प्रेजेंस नहीं थी। यूएस ने डेनमार्क के साथ अपने रिलेशंस बेहतर करने शुरू किए। वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद साल 1946 में अमेरिकन प्रेसिडेंट हैरी एस ट्रूमैन ने ग्रीनलैंड खरीदने का ऑफर दिया और इसके लिए उन्होंने $100 मिलियन देने की बात भी कही, लेकिन डेनमार्क ने ये ऑफर रिजेक्ट कर दिया। इससे पहले भी कुछ अमेरिकी प्रेसिडेंट ग्रीनलैंड खरीदने का ऑफर दे चुके थे, लेकिन उनके ऑफर को भी ठुकरा दिया गया था। अमेरिका इतने में ही हार मानने वाला नहीं था। साल 1951 में उसने डेनमार्क के साथ एक डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया और उसे ग्रीनलैंड में थूल एयरबेस कंटिन्यू करने की परमिशन मिल गई। ये एयरबेस आज भी एक्टिव है। अमेरिका के इंटरफेयर के बाद ग्रीनलैंड में डेवलपमेंट हुआ, वहाँ के लोगों को फ्रीडम मिली, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क और रेडियो स्टेशन बनाए गए और नई टेक्नोलॉजी भी आनी शुरू हुई। ये सब बदलाव ग्रीनलैंडर्स को काफी पसंद आए। ग्रीनलैंड के लोगों ने डेनमार्क से आजादी की मांग शुरू कर दी। साल 1953 में ग्रीनलैंड को आजादी तो नहीं मिली, लेकिन उसे एक फुल स्टेट का दर्जा दे दिया गया और 1979 में ग्रीनलैंड को लोकल गवर्नमेंट को लोकल अफेयर्स कंट्रोल करने की पावर दे दी गई। लेकिन उसकी फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस और सिक्योरिटी मैटर्स अब भी डेनमार्क के हाथ में ही थे। साल 2009 में डेनमार्क ने ग्रीनलैंडर्स के हक में एक सेल्फ गवर्नेंस एक्ट पास किया। इस एक्ट से ग्रीनलैंड को उनकी पॉलिसी बनाने की छूट मिल गई और एक कोर्ट भी वहां पर ओपन किया गया और ग्रीनलैंडर्स की लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया गया। हालांकि आज भी ग्रीनलैंडर्स पूरी तरह से इंडिपेंडेंट नहीं है और कई चीजों को लेकर डेनमार्क पर ही निर्भर करता है। वहाँ पर सिक्योरिटी, नेवी पेट्रोलिंग भी डेनमार्क ही देखता है। ग्रीनलैंड की बाकी इनकम फिशिंग इंडस्ट्री और टूरिज्म से हो जाती है, लेकिन ये इंडस्ट्री इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि बिना डेनमार्क के सपोर्ट के पूरे आइलैंड का भार सहन कर ले। ये सब जानने के बाद आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि ग्रीनलैंड आखिर डेनमार्क किंगडम का पार्ट क्यों है। लेकिन आखिर अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों की ग्रीनलैंड में इतनी दिलचस्पी क्यों है? क्यों बार बार डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि वो ग्रीनलैंड को अमेरिका में शामिल करके रहेंगे? असल में देखिए, बात ऐसी है कि कोल्ड वॉर के टाइम से ही रूस आर्कटिक ओशन को कंट्रोल करता आया है। रूस आर्कटिक ओशन के साथ एक लंबी बाउंड्री शेयर करता है, जबकि अमेरिका का आर्कटिक ओशन के साथ कोई भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है। अगर अमेरिका ग्रीनलैंड को ऑक्यूपाई कर लेता है तो वो आर्कटिक रीजन में अपना दबदबा मजबूत कर पाएगा। इसके अलावा अमेरिका को डर है कि फ्यूचर में अगर कभी रूस के साथ कोई वॉर होती है तो वो आर्कटिक के रास्ते अमेरिका पर हमला कर सकता है। ग्रीनलैंड की मदद से अमेरिका रूस की सभी गतिविधियों पर नजर रख पाएगा। यहाँ पर और मिलिट्री बेस बनाकर वो अपनी प्रेजेंस को भी स्ट्रॉन्ग कर लेगा। हालांकि अमेरिका ने यहाँ पर ऑलरेडी मिलिट्री बेस बनाया हुआ है जो वर्किंग भी है। तो फिर अमेरिका अब भी ग्रीनलैंड को क्यों लेना चाहता है? इसके पीछे कुछ इकोनॉमिक रीजंस भी हैं। असल में ग्रीनलैंड में नेचुरल रिसोर्सेज और मिनरल्स के विशाल भंडार मौजूद है। अभी तक रेयर अर्थ मिनरल्स की ग्लोबल मार्केट में चीन की मोनोपोली है। चीन वर्ल्ड के 90% रेयर अर्थ मिनरल्स को कंट्रोल कर रहा है। यहाँ तक कि अमेरिका भी इस मामले में चीन पर ही निर्भर है। आज के समय में सभी प्रकार के मॉडर्न डिवाइस, मोबाइल फोन और एडवांस टेक्नोलॉजी में इन सभी मिनरल्स की जरूरत होती है। ग्रीनलैंड को ऑक्यूपाई कर अमेरिका यहाँ के रेयर अर्थ मिनरल्स पर कब्जा करना चाहता है। इसके अलावा यहाँ पर 17.5 मिलियन टन बैरल्स का क्रूड ऑयल और 4 ट्रिलियन मीट्रिक टन से अधिक की नेचुरल गैस है। इन सभी रिसोर्सेज को बाहर निकालना एक चुनौती साबित हो सकता है, लेकिन अमेरिका हमेशा फ्यूचर को सोच के चलता है। ऐसा माना जा रहा है कि 2050 तक ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्रीनलैंड के काफी ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे। ऐसे में जमीन से मिनरल्स, ऑयल और गैस को निकालना ज्यादा मुश्किल नहीं रह जाएगा। बात करें चाइना की, तो वो भी काफी समय से ग्रीनलैंड में दिलचस्पी जाहिर कर रहा है। असल में चीन रूस के साथ मिलकर आइस सिल्क रूट बनाने की कोशिश कर रहा है। ये रूट डेनमार्क से होकर गुजरेगा। अगर ये रूट बन जाता है तो एशिया से यूरोप तक का सफर 30 से 40% कम हो जाएगा। इससे ट्रेड में काफी मदद मिल सकती है। अपनी इस पॉलिसी को सक्सेसफुल करने के लिए चीन डेनमार्क और ग्रीनलैंड के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस मजबूत कर रहा है। अगर चीन ग्रीनलैंड में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाता है तो कुछ समय में वो यहाँ पर मिलिट्री बेस भी स्टैब्लिश करने में सफल हो जाएगा और ये बात अमेरिका को मंजूर नहीं होगी। अमेरिका ने चीन के ग्रीनलैंड में सभी प्रोजेक्ट्स का विरोध किया और डेनमार्क पर दबाव डाला कि वो इस मामले में इंटरफेयर करे। डेनमार्क ने तुरंत ही एक्शन लेते हुए चाइनीज इन्वेस्टमेंट को ब्लॉक कर दिया। बाद में यूएस ने कुछ मिलियन डॉलर्स की आर्थिक सहायता ग्रीनलैंड को दी, जिससे साफ जाहिर हो गया कि चीन की इन्वेस्टमेंट ब्लॉक करने के पीछे अमेरिका का हाथ है। डेनमार्क फिलहाल शांत बैठकर ये सारा नजारा देख रहा है। वो अपने हाथ से ग्रीनलैंड को जाने नहीं देना चाहता। लगातार यूरोपियन यूनियन और नाटो कंट्रीज के लीडर्स ग्रीनलैंड का दौरा कर रहे हैं। हर किसी की नजरें अब वहाँ के संसाधनों पर है। अमेरिका भी नहीं चाहता कि ग्रीनलैंड आजाद हो जाए, क्योंकि अगर ग्रीनलैंड इंडिपेंडेंट नेशन बन जाता है तो वो डेनमार्क पर दबाव डालकर वहाँ पर अपनी मनमानी नहीं चला पाएगा। इंडिपेंडेंट नेशन बनने के बाद चाइनीज इन्वेस्टमेंट को रोकना भी अमेरिका के लिए मुश्किल होगा। साथ ही अगर ग्रीनलैंड आजाद देश बन जाता है तो मुमकिन है कि वो अमेरिका के एयरबेस को भी शट डाउन कर दे और अमेरिका इस एयरबेस को भी खोने नहीं देना चाहता। अंत में एक
आखिरी सवाल कि क्या अमेरिका सच में ग्रीनलैंड को खरीद सकता है, और अगर हाँ तो इसकी कीमत क्या होगी। अमेरिका के लिए ग्रीनलैंड को खरीदना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। यहाँ पर वो अपनी ताकत का प्रयोग नहीं करेगा, बल्कि ग्रीनलैंडर्स और डेनमार्क को पैसे ऑफर करेगा। अमेरिका वहाँ के लोगों को बताएगा कि अमेरिका में शामिल होने के बाद उन्हें अमेरिकन सिटीजनशिप मिलेगी, उन्हें फाइनेंशियल एड दी जाएगी। 57,000 की आबादी को $1 मिलियन देना अमेरिका के लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। हालांकि इन सबके लिए ग्रीनलैंडर्स का राजी होना जरूरी है, और अगर ग्रीनलैंडर्स अमेरिका में शामिल होने के पक्ष में वोट करते हैं तो अमेरिका को एक कीमत डेनमार्क को चुकानी होगी। एक्सपर्ट्स के अनुसार ये कीमत $12.5 बिलियन से $77 बिलियन के बीच हो सकती है। तो दोस्तों ये थी ग्रीनलैंड की पूरी कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रीनलैंड स्ट्रेटेजिकली, जियोग्राफिकली एंड इकोनॉमिकली कितना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको क्या लगता है, क्या ट्रम्प ग्रीनलैंड को अमेरिका से मिलाने में सफल हो पाएंगे? अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर से मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के संग। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।